हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी, किसान और लालची व्यापारी। बनारस में गंगा नदी के किनारे बसा छोटा सा गांव बरेलीपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, पखडंडियां और बैलगाड़ियों की चमराहट। इसी गांव में रहता था रामलाल, उम्र 50 के करीब। सांवला चेहरा, माथे पर पसीने की बूंदें, पर आंखों में संतोष और ईमानदारी की चमक। रामलाल के पास बहुत जमीन नहीं थी, मुश्किल से 5 बीघा खेत। खेती ही उसका जीवन था। बीवी गंगा देवी और 2 बच्चे, बड़ा बेटा मुकेश और छोटी बेटी सुनीता। रामलाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले बैल लेकर खेतों में पहुंच जाता और शाम ढलते घर लौटता। जीवन साधारण था, पर संतोष से भरा हुआ था। गांव के लोग रामलाल की ईमानदारी के किस्से सुनते। अगर किसी के खेत में उसकी गाय चली जाती और फसल खा लेती, तो रामलाल खुद जाकर मुआवजा दे आता। अगर किसी का औजार गलती से उसके पास रह जाता, तो तुरंत लौटा कर देता। उसने कभी किसी का हक नहीं मारा। उसी गांव के चौक पर था एक बड़ा सा अन्न भंडार और साहूकार की दुकान। मालिक था सेठ माधव दास। चमचमाते कपड़े पहनता, तोंद निकली हुई और आंखों में हमेशा चालाकी की चमक। उसका धंधा था गांव के किसानों से सस्ता अनाज खरीदना और शहर में ऊंचे दामों पर बेचना। साथ ही गरीब किसानों को उधार पैसे देकर ब्याज पर लूटना। गांव वाले उससे डरते भी थे और मजबूरी में उसके पास भी जाते। उसका हिसाब किताब इतना उलझा होता कि किसान समझ ही नहीं पाते और कर्ज में डूबते चले जाते। एक साल गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई, खेत लहलहा उठे। रामलाल ने गेहूं की बम्पर पैदावार की, घर में अन्न भरा हुआ था। तभी गंगा देवी बोली, जी इतना अनाज घर में रखेंगे भी कहाँ, थोड़ा बेच भी दीजिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का भी इंतजाम करना होगा। रामलाल ने कहा, ठीक कहती हो गंगा, अब समय आ गया है कि बच्चों के लिए कुछ सोचे। मैं कल शहर जाऊंगा और कुछ अनाज बेच दूंगा। लेकिन तभी गांव का एक पड़ोसी बोला, अरे रामलाल, शहर जाकर क्या करोगे, वहाँ ढुलाई का खर्च, जगह जगह दलालों का झंझट। यही हमारे सेठ माधव दास हैं, सबका अनाज खरीदते हैं, उनसे ही बात कर लो। रामलाल सीधा साधा था, बोला ठीक है, मैं सेठ जी से ही बात कर लेता हूँ। अगले दिन वो अनाज की बोरियां बैलगाड़ी पर लाद कर सेठ माधव दास की दुकान पर पहुंचा। माधव दास ने देखा कि रामलाल नया नया उसके पास आया है। उसने मन ही मन सोचा, ये तो बिल्कुल सीधा साधा है, इसे आसानी से ठगा जा सकता है। उसने अनाज का मोल भाव शुरू किया। रामलाल, गेहूं तो ठीक है, लेकिन इनमें नमी ज्यादा है, दाने भी छोटे हैं। आजकल मंडी में दाम बहुत गिर गए हैं। मैं तो बस 500 रुपए कुंटल दे सकता हूँ। रामलाल चौंका, सेठ जी ये तो बहुत कम है। गांव में सब कह रहे थे कि मंडी में 700 चल रहा है। माधव दास ने ठहाका लगाते हुए बोला, अरे वो शहर की मंडी का भाव है, वहां तक पहुंचने में गाड़ी भाड़ा, दलाली टैक्स सब जोड़ लो तो 800 पड़ता है। और तुम्हारा अनाज तो इतना अच्छा भी नहीं,
मैं कह रहा हूँ 500 से ऊपर नहीं दूंगा। रामलाल असमंजस में पड़ गया। उसे पहली बार अनाज बेचना था, गणित में भी तेज नहीं था। सोचा अगर मैं शहर जाऊंगा तो खर्च बढ़ेगा, सेठ यही ले रहा है तो ठीक ही होगा। उसने मन मार कर अनाज को बेच दिया। रामलाल जब घर आया तो गंगा देवी ने हिसाब देखकर माथा पकड़ लिया। अरे रामलाल, ये तो बहुत घाटे में बेचा है। मंडी में तो 700 से भी ऊपर भाव है, तुमने इतने सस्ते में क्यों दे दिया? रामलाल ने शर्म से सिर झुका लिया। मुझे क्या पता गंगा, मैं तो सोचता रहा कि सेठ जी गांव के बड़े आदमी हैं, झूठ तो नहीं बोलेंगे। उस दिन से गंगा देवी का दिल भर आया। उसने कहा, तुम बहुत सीधे हो रामलाल, लोग तुम्हारी इस सादगी का फायदा उठाएंगे। अब आगे से आंख कान खोल कर रहना। माधव दास को रामलाल की सिधाई का पता चल गया। उसने सोचा, ये किसान तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसे बार बार फंसाना चाहिए। कुछ ही महीनों बाद जब बीज और खाद की जरूरत पड़ी तो माधव दास खुद रामलाल के घर पहुंचा। रामलाल, सुना है तुम्हें बीज और खाद चाहिए, मेरे पास सब अच्छा माल है, अभी पैसे मत दो, फसल के बाद हम हिसाब कर लेंगे। रामलाल ने सोचा, वाह सेठ कितना मददगार है। उसने सेठ से बीज और खाद ले लिए, लेकिन सेठ ने दाम 2 गुने लिखे और साथ ही ब्याज भी जोड़ दिया। रामलाल को पता ही नहीं चला। गांव में सब जानते थे कि सेठ बड़ा चालाक है। कई किसान उसकी चालों में फंसकर बर्बाद हो चुके थे। एक दिन पड़ोसी हरिराम ने रामलाल से कहा, भाई संभल कर रहना, यह सेठ किसी का सगा नहीं है। जो आज मुस्कुराकर बीज खाद दे रहा है, वही कल कर्ज के नाम पर तुम्हारा खेत भी हड़प लेगा। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, हरिराम, मैं तो सीधी राह चलता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, किसी से झूठ नहीं बोलता, मुझे क्या चिंता, सेठ भी भगवान से डरता होगा। हरिराम ने सिर हिलाया, तुम्हारी यही सिधाई तुम्हें महंगी पड़ेगी। समय बीतता गया। उसी साल बारिश ठीक से नहीं हुई, फसल कमजोर रही। रामलाल जितना अनाज पैदा कर सका, उससे बस घर का गुजारा चला। जब वो सेठ के पास हिसाब चुकाने पहुंचा, तो सेठ ने मोटी बही खाता खोली और बोला, रामलाल, तुम्हारा कुल हिसाब ये है, बीज खाद के 10,000 रुपए और 6 महीने का ब्याज 3,000 और पिछले बार का उधार 5,000, यानी कुल 18,000 रुपए हुए हैं। रामलाल के होश उड़ गए। सेठ जी, ये कैसे हो गया? मैंने तो इतना लिया ही नहीं था। सेठ ने आंखें तरेरी, अरे ये सब बही खाता में लिखा है। अब तुम कहोगे कि बही झूठ बोल रही है। अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। रामलाल ये सुनकर टूट गया। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते? गंगा देवी रो रही थी। तभी हताश होकर रामलाल घर आया। गंगा देवी ने बोला, देखा मैंने कहा था ना, इस सेठ से बचकर रहना। अब ये हमारी जमीन भी छीन लेगा, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में आ जाएगा। मुकेश, जो अब बड़ा हो चुका था, बोला, बाबा हम शहर चलकर मजदूरी करेंगे, पर इस सेठ को हमारी जमीन नहीं देंगे।
रामलाल ने सिर झुका लिया। बेटा, मैं तो गरीब किसान हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं। गांव में पंचायत बैठी। सबने सेठ से कहा, माधव दास, तुम गरीब किसान का खून मत चूसो, हिसाब साफ साफ करो। लेकिन सेठ ने अकड़ कर कहा, मेरे पास सब लिखित है, अगर कोई शक है तो अदालत जाओ, मैं कानून से नहीं डरता। रामलाल हताश हो गया। अदालत का नाम सुनते ही उसे लगा, वहाँ तो बड़े बड़े वकील चाहिए, पैसे चाहिए, मैं कहाँ से लाऊं। इसी बीच गांव में नया तहसीलदार आया, श्रीकांत बाबू। वो ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसने सुना कि एक व्यापारी किसानों को लूट रहा है। एक दिन वो खुद रामलाल के खेत पर पहुंचा। उसने सब हाल सुना। श्रीकांत बाबू बोले, रामलाल, घबराओ मत, अब न्याय मिलेगा। तुम सच बोलो, बाकी मैं देख लूंगा। तहसीलदार ने पंचायत बुलाई। सब गांव वाले इकट्ठा हुए। श्रीकांत बाबू ने सेठ से कहा, अपनी बही खाता लाओ। सेठ ने मोटी बही खाता रख दी। श्रीकांत बाबू ने ध्यान से देखा। उसमें कई जगह काट छाट और झूठी एंट्री थी। श्रीकांत बाबू बोले, माधव दास, ये तो साफ झूठ है। तुमने किसान को 2 गुने दाम पर बीज खाद दिया है और ब्याज भी बेहिसाब लगाया। ये तो साफ धोखाधड़ी है। तभी गांव वाले शोर करने लगे, हाँ हाँ, सेठ हमेशा ऐसा ही करता आया है। श्रीकांत बाबू ने तुरंत आदेश दिया, रामलाल का कर्ज माफ किया जाता है। आगे से गांव के किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। अगर माधव दास फिर से ऐसा करेगा तो उसकी दुकान सील कर दी जाएगी। सेठ के पसीने छूट गए। पहली बार उसे कानून और जनता की ताकत का एहसास हुआ। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबू साहब, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं और भी मेहनत करूंगा। मेरी यही प्रतिज्ञा है कि अब कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। गांव वाले खुश हो गए। सबने मिलकर नारा लगाया, ईमानदारी की जीत हुई। रामलाल भले ही सीधा था, लेकिन उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने उसे बचा लिया। चालाक व्यापारी कुछ समय तक सफल रहा, पर अंत में उसका झूठ पकड़ा गया। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी, जादुई किताब और अर्जुन की तकदीर। गांव के आखिरी कोने में एक टूटा फूटा झोपड़ा था, जहां रहता था अर्जुन, एक 13 साल का गरीब लड़का। उसके पिता किसान थे, लेकिन कर्ज में डूबे हुए। माँ बीमार रहती थी और घर में अक्सर एक समय का खाना भी उन्हें नसीब नहीं होता। अर्जुन का सपना था पढ़ाई करना, लेकिन गांव के स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ उसके लिए सपना ही था। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, कभी गोबर उठाता तो कभी गन्ना काटता, पर किताबों से उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। एक दिन बारिश से बचने के लिए अर्जुन गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे गया। वहां उसे एक बूढ़ा बाबा मिला, जो बहुत थका और कमजोर लग रहा था। बाबा बोले, बेटा, तू अलग है, तेरे अंदर आग है, क्या तू एक जिम्मेदारी उठाएगा? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, हाँ बाबा, अगर उससे मेरा परिवार और मेरा भविष्य सुधर जाए
तो मैं कुछ भी करूँगा। बाबा मुस्कुराए और एक पुरानी धूल भरी किताब उसे देते हुए बोले, ये है ज्ञान ग्रंथ, ये जादुई किताब है, लेकिन हर पन्ना तभी खुलेगा जब तू उसके लायक बनेगा। ये तुझे रास्ता दिखाएगी, लेकिन मेहनत तुझे ही करनी होगी। अर्जुन ने जैसे ही पहला पन्ना खोला, उसमें लिखा था, अगर बिना भूख के किसी को खाना खिलाया तो अगला पन्ना खुलेगा। वो हैरान रह गया, पर समझ गया कि ये किताब परीक्षा ले रही है। अगले ही दिन अर्जुन अपने हिस्से का खाना एक भूखी बुढ़िया को दे दिया। तभी किताब में से एक चमक निकली और अगला पन्ना अपने आप ही खुल गया। अब अर्जुन रोज एक नया पन्ना पढ़ता और उस पर लिखे काम को पूरा करता। दूसरे पन्ने में था, बिना लोभ के एक दिन की मजदूरी दान कर। तीसरे पन्ने में अपने दुश्मन को माफ कर और चौथे पन्ने में किसी अनपढ़ को पढ़ा। हर बार काम पूरा करने पर एक रहस्यमय ऊर्जा अर्जुन के अंदर आती। वो तेजी से सीखने लगा। उसे गणित, विज्ञान, इतिहास सब कुछ किताब से मिलने लगा। लेकिन ये सब किताब तभी देती जब अर्जुन अपने अंदर की अच्छाई से कार्य करता। जब अर्जुन किताब की मदद से तेजी से आगे बढ़ने लगा, गांव के कुछ लोग जलने लगे। उन्होंने कहा, यह लड़का जादू करता है, इस पर शक है। कुछ लोगों ने उसके घर पर पत्थर फेंके, पिता को ताना दिया, माँ को अपमानित किया, लेकिन फिर भी अर्जुन रोया नहीं। किताब ने उसे सिखाया था, जिसे दुनिया नहीं समझती उसका रास्ता ही अलग होता है। एक दिन किताब का नया पन्ना खुला। उस पर लिखा था, इस बार परीक्षा तेरे कर्मों से नहीं, तुझसे जुड़ी किसी बलि से होगी। उसी दिन अर्जुन की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अर्जुन ने किताब को पकड़ा और रोते हुए कहा, माँ को बचा लो, किताब ले लो, ज्ञान ले लो, सब ले लो, बस मेरी माँ को मत ले जाओ। तभी किताब रोशनी से भर गई और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई और अर्जुन वहीं पर बेहोश हो गया। 3 दिन बाद जब अर्जुन को होश आया तो देखा माँ ठीक है, पिता का कर्ज किसी ने चुका दिया है। बाहर सरकारी ऑफिसर आए हुए थे। अर्जुन को राज्य स्तर पर स्कॉलरशिप मिली थी। किसी ने अर्जुन का नाम ज्ञान प्रतियोगिता में भेजा था, जहां उसने बिना स्कूल गए ही टॉप कर लिया था। उसकी उत्तर पुस्तिका देखकर हर कोई व्यक्ति हैरान था। सरकार ने उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में भेजा। वहां से उसने इंजीनियरिंग की, फिर यूपीएससी की तैयारी की और 10 साल बाद वही गरीब लड़का बना आईएएस अर्जुन मिश्रा। आईएएस बनने के बाद जब अर्जुन अपने गांव लौटा तो सबसे पहले वो पीपल के पेड़ के पास गया। वहां वही बूढ़ा बाबा बैठा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर चमक थी। बाबा बोले, तेरा आखिरी पन्ना अब खुला है, क्योंकि तू समझ गया कि असली जादू किताब में नहीं तेरे कर्मों में था। किताब तो बस तुझे तेरा आत्मबल दिखाने आई थी। अर्जुन ने बाबा के चरणों में सिर रखा और उस दिन से खुद को गरीब बच्चों को पढ़ाने में समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जादू कभी बाहर नहीं होता,
वो हमारे भीतर होता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।